नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के सामने बीजेपी अब इतनी लाचार हो गई है कि उन्हें 50 गाली देने की बात अब बीजेपी के नेता करने लगे हैं। दरअसल आज बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि 50 गाली राहुल गांधी को दे सकते हैं, जिससे बीजेपी की खीज और डर दोनों नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि राहुल कल बिहार पहुंच रहे हैं। 5 महीनों में 5वीं बार राहुल गांधी बिहार जाएंगे और इस बार भी संविधान के सम्मान की बात वहां करेंगे, दलितों पिछड़ों के हक की बात करेंगे, इनको हक दिलाने की बात करेंगे। राहुल गांधी ने अपने दौरे से पहले नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए क्या कुछ ट्वीट में लिखा है, जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी की डबल इंजन सरकार न तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, न सम्मान और न ही विकास। अपराध, बेरोजगारी और पलायन, यही नीतीश बीजेपी सरकार की असली पहचान बन चुकी है। जनता को लाचार बनाकर सत्ता से चिपके रहना ही इनका एजेंडा है। नीतीश सरकार न्याय नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। अब बहुत हुआ, समय आ गया है कि हम अन्याय के इस चक्र को तोड़ें और बिहार को सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की राह पर आगे ले चलें। यहां पर राहुल गांधी, तो राहुल बिहार के सम्मान की बात कर रहे हैं और बिहार बीजेपी के नेता राहुल गांधी को 50 गाली देने की बात कर रहे हैं। आइए सुन लीजिए क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल ने। उन्हीं की जुबानी राहुल गांधी को आखिर 50 गालियां देने की जरूरत उन्हें क्यों महसूस हो रही है। दिलीप जायसवाल भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश के भाजपा से अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सुनिए। बकथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता। तो थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते हैं। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पर बेचता है। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की। अब देखिए कितना बेशर्म आदमी है ये, कितना बेशर्म है ये। राजनेता कैसे बन गया ये आदमी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बेशर्मी की हद है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मास्टर को भी गाली और उसके बाद वो बोल भी रहे हैं। तो ऐसे बेशर्मों की टीम है भाजपा के पास बिहार में, जिसका अध्यक्ष है ये आदमी। खैर, लेकिन राहुल गांधी पर हमले कर बीजेपी अपनी कमजोरी दिखा रही है या अपनी उस कमजोरी को छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसे अब जनता लगातार देख रही है। अभी बेंगलुरु मामले में भी बीजेपी ने जिस तरह कांग्रेस सरकार को हटाने की शुरुआत कर दी है और लगातार मांग कर रही है, उससे जाहिर है कि बीजेपी के लिए सत्ता से बढ़कर कुछ नहीं है। दरअसल संबित पात्रा ने कांग्रेस सरकार से इस्तीफे की मांग की है, तो भूपेश बघेल ने संबित पात्रा को हाल की कुछ घटनाएं और उनकी प्रतिक्रिया याद दिला दी है। दरअसल जो कल भगदड़ मची वहां बेंगलुरु में, आरसीबी की जीत हुई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और वो भी आईपीएल में। उसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में वहां उसको सेलिब्रेट करने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी 30 से 35 हजार की, पहुंच गए 2 लाख के लगभग लोग और वहां पर भगदड़ मची। 11 लोगों की जान चली गई, निर्दोषों की जान चली गई। इसके बाद बीजेपी कह रही है कि सरकार और वहां के मुख्यमंत्री खासकर वो इस्तीफा दें। लेकिन भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, वो कह रहे हैं कि आइए जरा आपको कुछ हम और डाटा दे देते हैं, फिर इस्तीफा मांग लीजिए। सुनिए जरा यहां भूपेश बघेल को। सिद्धरामैया को भी गिरफ्तार किया है। मानसिक रूप से पैदल है। दिल्ली में जब रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुआ तो रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा था क्या संबित पात्रा? मांगा। पहलगाम में 26 लोग की मृत्यु हो गई। गृह मंत्रालय सुरक्षा देने में नाकाम रहे। तो संबित पात्रा जी गृह मंत्री से इस्तीफा मांग ले, रेलवे मंत्री से इस्तीफा मांग ले, है ना। उसके बाद बोले ये बेहद, जो कर्नाटक में बेंगलुरु में जो घटना घटी वो बेहद दुखद है और पूरी संवेदना मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है। अभी तो भाई 22 अप्रैल की घटना है ना। कौन सी जांच चल रही है, उसे क्या रिपोर्ट आया, सुरक्षा में चूक क्यों हुई,
क्यों उसको मेडिकल सपोर्ट क्यों नहीं मिला, और वहाँ एनएसजी और पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस को उतारने बजाय एचएम क्यों उतरा पहलगाम में। यहाँ तो कम से कम तत्काल आपने जांच की घोषणा कर दी, पहलगाम में जांच की घोषणा नहीं है। तो संबित पात्रा जी पहले इनके बारे में उत्तर दे, यहाँ तो जांच शुरू होगी, उसकी जांच। तो सुन रहे थे आप साफ साफ यहां संबित पात्रा जी, आप पहले उन तमाम सवालों का जवाब दीजिए जो सवाल आपका पीछा कर रहे हैं। जैसे पहलगाम में आखिर वो 4 आतंकी कहां गए और उसको लेकर आपने क्या किया, और पहलगाम की घटना में 26 लोग जो निर्दोष मारे गए उस पर क्या देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? सवाल उठता है, बड़ा सवाल है। लेकिन इसके अलावा जो भगदड़ मची थी हाथरस में, उस पर क्या योगी सरकार ने या योगी जी ने इस्तीफा दिया? जो भगदड़ मची थी महाकुंभ में, उस पर क्या योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दिया? ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर इस्तीफे मांगे जा सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना घटी, इतने लोग मारे गए, क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया? जब आपने नैतिकता को ताक पर रख दिया है तो किसको नैतिकता का पाठ आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं? आज जो घटना घटी है उस घटना पर हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर कोई जवाब संबित पात्रा दे सकेंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने और हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने में माहिर है। आप जानते हैं उसकी सत्ता इसी के सहारे चलती है। अभी बेंगलुरु हादसे में बीजेपी का यही रवैया दिख रहा है, जबकि यहां कर्नाटक सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की है और सरकार से सवाल के साथ साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को भी नोटिस भेजा है। इस मामले में सिद्धारमैया हो या डीके शिव कुमार हो, वो पीड़ितों से भी मिल रहे हैं और मीडिया को भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन याद कीजिए, इसी हाथरस, महाकुंभ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऐसे तमाम मामलों में जिम्मेदारी लेना तो दूर, बीजेपी ने इतना तक नहीं बताया कि मृतकों के आंकड़े क्या थे, महाकुंभ में कितनी बार भगदड़ मची। सवालों से बचने का यही रवैया गलवान घाटी से लेकर पुलवामा और पहलगाम तक चला आ रहा है। गलवान घाटी में आप याद कीजिए, जब सवाल पूछे गए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, न कोई घुसा है न कोई घुसेगा। लेकिन क्या हुआ, हमारे 21 सैनिक मारे गए थे। वो 21 सैनिक मारे गए, उसके बाद फिर उसको लेकर भी राजनीति चली। चुनाव उस समय भी बिहार के थे, चुनाव उसके बाद पश्चिम बंगाल के होने थे, 2020-21 की बात है, आप याद कीजिए। खैर, तो ये लगातार चला आ रहा है, चाहे गलवान घाटी हो, गलवान हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो। अब मोदी विश्व पर्यावरण दिवस को भी ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए दिख रहे हैं। इधर आज आप जानते हैं 5 तारीख है, विश्व पर्यावरण दिवस है, और इस दिन पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि पर्यावरण को सुंदर बनाया जा सके, सहेजा जा सके। लेकिन आज एक अलग ही कारनामा नरेंद्र मोदी ने किया है। पिछले साल तक हमने देखा एक पेड़ मां के नाम था। अब कुमकुम का पौधा, जिसे सिंदूर का पौधा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, कहा जाता है, उसे रोपकर नरेंद्र मोदी ने इसे भी राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है और अपनी राजनीति साधने की कोशिश की है। जरा ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी ये पौधा जो लगा रहे हैं, कुमकुम का पौधा है, जिसे सिंदूर का पौधा भी कहते हैं, और इस पे ये जो लिख रहे हैं कि 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मुझे उस पौधे को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में लगाने का सौभाग्य मिला है। ये पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा, और प्रतीक बनाना ही चाहते हैं तो तत्काल जो महिला आरक्षण है उसको आप लागू कर दीजिए। उसके लिए आपने वेटिंग 10 साल क्यों बना दिया है, ये तो पूछा जाएगा। नारी शक्ति का इतना ही ख्याल है तो। दरअसल इस देश में और
खासकर जब से नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए हैं तब से जाति, धर्म, इतिहास, खान पान, रंग, कपड़े सब पर राजनीति करते करते अब पेड़ पौधों के राजनीतिकरण की शुरुआत हो चुकी है। सिंदूर की बात दूर चली गई, घर घर सिंदूर पहुंचाने की कहानी खत्म हो गई और वो जो बलून था वो ऊपर भेजने से पहले ही गुब्बारा जो था वो फूट गया। तो उसके बाद अब एक पौधा लेके आए हैं। शायद आपके घर भी कोई पौधा लेकर आ जाए, कहे कि ये सिंदूर का पौधा है, रख लो। यानी राजनीति अब पेड़ पौधों के जरिए होगी। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि आखिर हर चीज पर राजनीति करने के बावजूद राहुल गांधी को गाली देने की नौबत बीजेपी के सामने आखिर क्यों आई? क्या राहुल गांधी का सामना नहीं कर पा रही है बीजेपी? और इससे भी बड़ा सवाल कि बेंगलुरु की घटना पर राजनीति करते हुए बीजेपी को क्या इतनी शर्म नहीं आती कि उसके प्रदेशों में अगर ऐसी घटना घटती है तो न ट्वीट करते हैं नरेंद्र मोदी किसी भी दुर्घटना पे, और न ही किसी मुआवजे की बात होती है, और न ही किसी ऐसी जांच या ऐसे इस्तीफे मांगने की बात आती है। क्या ये सारी चीजें विपक्ष के लिए लागू होती हैं? सवाल तो है, जवाब चाहिए। आइए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, समीरात्मज मिश्र जी हैं और प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले, जल्दी जल्दी समीर जी आपके पास। समीर जी, कैसे देखा जाए, राहुल गांधी को 50 गाली देंगे लेकिन अपनी ईमानदारी जो है वो ताक पे रखेंगे, क्या कहा जाए? राजीव जी, पिछले काफी दिनों से, हालांकि केवल पिछले दिनों की बात नहीं है, ये पहले भी इस तरह की बातें हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के तमाम नेताओं के संस्कारों की चर्चा बहुत हो रही है लगातार। वो चाहे सेना के अधिकारियों के लिए उनकी शब्दावली हो, चाहे उनके आचरण हो, चाहे उनके जो कुछ भी हो, उसी की कड़ी में एक जो बयान अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सुना है वो भी है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। 50 गाली देंगे आप, और ये चीज केवल ऐसा नहीं है कि आपसी बातचीत में कह रहे हैं, वो एक पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं, उससे ये समझा जा सकता है। लेकिन सवाल है कि गाली आदमी कब देगा, इस तरह की भाषा पर कब उतर आता है, जब उसके पास विरोध का, प्रतिरोध का कोई रास्ता बचता नहीं है, तर्क का कोई रास्ता नहीं बचता है। चाहे आप इसको इससे जोड़ लीजिए जो आपने पौधा, प्रधानमंत्री जी रोप रहे हैं पौधा। पहली बात, इस तरह से पौधा इतना वेल ड्रेस्ड वे में कौन रोपता है, ये हमने कभी नहीं देखा किसी को। हम लोगों ने भी कई सारे पौधे रोपे हैं, कपड़े उस तरह से पहने भी रहते हैं तो निकाल दिए जाते हैं, और लेकिन ठीक है, हर व्यक्ति जो फोटो शूट कराता है तो वो इस तरह ध्यान रखता ही है। लेकिन सिंदूर का पौधा, उसके पहले सिंदूर को घर घर तक भेजना, उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन जो इन सब के बीच में बड़े सवाल हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की नौबत क्यों आई, और जब नौबत आ ही गई तो फिर ऑपरेशन सिंदूर को रोक क्यों दिया। इन सारे सवालों के जवाब नहीं है, तो उनसे भटकाने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रतिनिधिमंडल बाहर भेज देने की बात हो, चाहे कुछ और बात हो, लेकिन सवालों का जवाब न देना पड़े। तो ये सब चीजें कुल मिलाकर अगर एक लाइन में इन सब चीजों को कहा जाए तो जो जरूरी मुद्दे हैं, जरूरी सवाल है, उनसे कैसे लोगों को भटकाया जाए, और जरूरी सवाल पूछने वाले लोगों को कैसे अपमानित किया जाए, कैसे उनको एक तरीके से डिमोरलाइज किया जाए, इसकी पूरी ये कोशिश है। इसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री का सिंदूर का पौधा रोपना हो, और चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का राहुल गांधी को गाली देने की बात कहने का मामला हो। इसके अलावा मतलब इसमें मुझे कुछ और चीजें नहीं दिखाई पड़ रही है। महत्वपूर्ण सवाल जो है उसका जवाब देने के लिए ना तो किसी पब्लिक फोरम पर, और ना ही संसद में, संसद का सत्र नहीं बुलाया जाएगा, और ना ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन जवाब तो उसका पूछा ही जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी की इसमें एक बात यह है कि अब की बार जो सीज फायर का सवाल पूछा जा रहा है वो केवल विपक्ष नहीं पूछ रहा है, वो केवल सोशल मीडिया पे नहीं पूछा जा रहा है, वो आम लोग भी पूछ रहे हैं जो बीजेपी के बड़े बड़े समर्थक हुआ करते हैं। तो वहां से ध्यान भटकाना तो उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन
चूंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि सबको ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि क्या हुआ है। अचानक सीज फायर की घोषणा कर देना, तो इसका जवाब न देना पड़े या उस जवाब से लोगों को भटकाया जा सके, उसके लिए ये तमाम हथकंडे हैं, तमाम बयान हैं और बाकी सारी चीजें हैं। इसके अलावा मुझे इन सब चीजों में, इन पूरी नाटकीयता में और कोई कारण नजर नहीं आता। जी बिल्कुल बिल्कुल, और कोई कारण नजर नहीं आता। इस बीच प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत है और सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, चाहे अब चूंकि कल राहुल गांधी वहां रहेंगे बिहार में, और उससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया, उस ट्वीट को आप लोगों ने देखा, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि राहुल गांधी की राजनीति अपनी तरह की है, अपनी दिशा में वो राजनीति करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी राजनीति करती है उसको कैसे देखा जाए। बेंगलुरु की घटना हो या सामान्य घटना हो, पहलगाम की घटना क्यों ना हो, पहलगाम की घटना पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी हम लोगों ने देखी है, एक लंबी चुप्पी हम लोगों ने देखी है, और इसलिए ये सवाल उठता है कि और हमने ये चुप्पी यहां महाकुंभ में भी देखी है। महाकुंभ में कितने लोग मारे गए भगदड़ में, हमने चुप्पी कई एक्सीडेंट्स में देखे, रेलवे के एक्सीडेंट्स में हमने चुप्पी देखी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हमने चुप्पी देखी, मोरबी के घटनाक्रम की हमने ऐसे कई चुप्पियां देखी हैं। लेकिन जब बात विपक्ष की आती है, जहां पर आप सत्ता पर काबिज नहीं हैं, वहां ढोल पीटने लगते हैं। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? देखिए राजीव जी, बीजेपी को पहली बात तो बहुत गंभीरता से अपने खुद के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, समाज में कई तरीके के लोग होते हैं और एक सेक्शन समाज का हमेशा से रहा है जो अनैतिक होता है, जो उद्दंड होता है, जो उद्दंड होता है, जो गालियां बकता है, मारपीटें करता है, महिलाओं को अभद्र तरीके से व्यवहार करता है। ये समाज का एक सच्चाई है, ये है। हो क्या रहा है कि बीजेपी के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक समाज के उसी हिस्से को एड्रेस कर पा रहे हैं। आप सोचिए, बीजेपी का नेता है जो कह रहा है कि टीचर को जैसे गाली देते थे जी, शिक्षक को गाली देने की का उदाहरण दे रहा है वो। अब आप सोचिए कि किस समाज के किस अंग को वो एड्रेस कर रहा है। बीजेपी का एक मंत्री है जो कि मोदी जी के कर कमलों से भी मंत्री है, जो सेनाओं की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवाद की बहन बता सकता है जी। तमाम तरीके के, इस तरीके के बहुत सारे आपको उदाहरण बीजेपी के मिल जाएंगे। ये तो दो बड़े हालिया एग्जाम्पल, और खुद नरेंद्र मोदी जी के जो तमाम सारे उदाहरण है वो कोई कम नहीं है। तो सवाल ये कि समाज के किस हिस्से को आप जो है वो आकर्षित करना चाहते हो, किस हिस्से को से आपकी बिलोंगिंगनेस है, ये बीजेपी को सोचना चाहिए। क्योंकि समाज की वैल्यूज बदलेंगी तो भविष्य का समाज या अभी भी समाज का हिस्सा बीजेपी को पसंद नहीं करेगा, इसलिए केवल कि आप गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं। दूसरी बात, जो पौधा लगाया पीएम हाउस में मोदी जी ने, ये पौधा जब वृक्ष बनेगा तो ये स्मारक होगा इस बात का कि 26 लोग जब मारे गए तो इंटेलिजेंस फेलियर था। इंटेलिजेंस के वो लोग, दो लोग इंचार्ज हैं, अमित शाह और अजीत डोभाल, जिनके बारे में बहुत कुछ प्रचारित किया जाता है जी। तो इंटेलिजेंस फेलियर था। 200 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान के आतंकवादी आ गए, हमारे 26 लोगों को गोलियों से उड़ाते हैं, धर्म पूछते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उनका फोटो रिलीज होता है, आज तक पता नहीं कि वो कहाँ है, पकड़े नहीं गए। तो ये पौधा इस विफलता का स्मारक बनेगा। ये पौधा इस बात का स्मारक बनेगा कि इस बेशर्मी से सेनाओं के काम को अपना बता रहे हैं मोदी जी। यूनिफॉर्म पहन के फोटो खिंचवा रहे हैं, पायलट की यूनिफॉर्म पहन के। पायलट बनने के लिए इम्तिहान देना पड़ता है, इंटरव्यू होता है, उसका पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है,
तब वो जहाज उड़ाता है, तब वो यूनिफॉर्म पहनता है। वो यूनिफॉर्म दिल्ली के लाजपत नगर में नहीं मिल रही है, वो अर्जित की जाती है, कोई भी पहन के फोटो खिंचा ले। तो तीसरी बात ये राजीव जी कि विदेश नीति के स्तर पे आप देखिए लगातार नाकामयाबी हासिल हो रही, कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। आपने 50 से 60 सांसद बाहर भेजे हुए, एक भी बयान वो नहीं ले पाए अपने पक्ष में, किसी बड़े सरकारी बयान। थिंक टैंक का कोई बोल दे, कोई और एनजीओ का व्यक्ति बोल दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब पाकिस्तान को आतंकवादी विरोधी एक कमेटी का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उपाध्यक्ष बना दिया गया। एकदम गैर वाजिब काम यूएन ने किया है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड सब जानते हैं। बिल्कुल ये यूएन की क्रेडिबिलिटी से खराब होगी कि आप बिल्ली से दूध की रखवाली करने का काम करा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर लंबा बयान दिया है, ट्वीट है, वो असरदार होगा। उसको दुनिया के लोकतांत्रिक देश देखेंगे कि भारत की विपक्षी पार्टी, जिसकी कई सरकारें हैं, जो नेता प्रतिपक्ष इस पार्टी का है, उसके अध्यक्ष का इतना ये बयान, सख्त बयान आया है पाकिस्तान के बारे में जी। उसका असर होगा। ये जो डिप्लोमेसी के नाम पे जगह जगह वीडियो जो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो लेडीज संगीत के कार्यक्रम चल रहे हैं, ये डिप्लोमेसी नहीं है। डिप्लोमेसी की भाषा जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कही है वो होती है। और एक आखिरी बात में, जो स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ मची है, दो भगदड़ का चर्चा करेंगे। भगदड़ कोई भी मचे, 11 लोग में मौत हुई है, बहुत अफसोसनाक है, निर्दोष लोगों की मौत होती है। तो और भगदड़ में एक एलिमेंट एक जरूर होता है लापरवाही का। यहाँ भी लापरवाही है और कुंभ मेला में भी लापरवाही है। फर्क दोनों में ये है राजीव जी कि कुंभ मेला में भीड़ का अंदाज था, भीड़ के बारे में प्रचार किया जा रहा था, कितने करोड़ लोग आएंगे, कितना इंतजाम किया गया है, बैरिकेटिंग थी, सब कुछ था, कैमरे लगे हुए थे। उसके बाद वहां भगदड़ मचती है और कई घंटों तक, बल्कि एक दिन तक उस भगदड़ को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अधिकारियों के बयान आए कि भगदड़ मची नहीं। ये गोदी मीडिया लगातार कहता रहा कि वहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अफवाह फैला रहे हैं आप लोग। उसके बाद माना 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो अवतरित होता है। संख्या बताई तो 30। जो तमाम रिपोर्टर अलग अलग मीडिया हाउस से गए, उन्होंने मॉर्चरी में संख्या जो गिनी है वो दुगनी संख्या थी। अब दूसरी भगदड़ कर्नाटका में मचती है, लापरवाही है निश्चित तौर पे, लेकिन भीड़ का अंदाज नहीं था, उस भीड़ की तैयारी नहीं थी। 30-35 हजार की कैपेसिटी है, वहां 3-4 लाख लोग जमा हो गए अचानक। इसका पूर्वानुमान होना चाहिए था। भारत में क्रिकेट भी एक धर्म है और उसको लेकर उत्तेजना है, उसको लेकर आकर्षण है, उसका अंदाज लगाना चाहिए था, पूर्वानुमान। लेकिन आप देखिए कि तुरंत उसके कुछ ही घंटों के अंदर इंक्वायरी हो गई, कुछ ही इंक्वायरी की घोषणा हो गई। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों घायलों से मिलने गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संख्या को छुपाया नहीं, भगदड़ हुई है इसको वो स्वीकार किया, गलती स्वीकार की, इसीलिए इंक्वायरी ऑर्डर किए। ये दोनों में फर्क है कि एक्सीडेंट होता है तो कितनी संवेदनशीलता से आप उसको हैंडल करते हैं। ये बीजेपी को सीखना चाहिए। दोनों भगदड़ों में निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन सरकारों का काम करने का तरीका अलग अलग है, इसको लोगों को देखना चाहिए। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। ये तरीका लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिर चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोई भी राज्य हो, ऐसी घटनाएं होती हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि भगदड़ जैसी घटना को कैसे रोका जाए,
इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जो घटना बेंगलुरु में घटी, ये घटना शर्मनाक है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। सरकार क्या कर रही है वो हम लोग देख रहे हैं और आनन फानन में तमाम तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात कि उस पर जो सियासत चल रही है वो सियासत कितना जायज़ है, ये समझना। ज़रा आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब, बेंगलुरु से लेकर वाया उत्तर प्रदेश और आप पहुँचिए बिहार, तो बिहार में तो खुलेआम गालियाँ देने की बात हो रही है और कह रहे हैं कि हम अपने टीचर को क्या गाली देते थे, अब बता भी रहे हैं। अध्यक्ष हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, वो बता रहे हैं भाषण में जनता को कि टीचर को क्या कह के बुलाते थे। और इसका मतलब कि वहां कल राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, उससे पहले बिहार में उत्तेजना पैदा करने की कोशिश राहुल गांधी के खिलाफ, ये माना जाएगा कि 50 गालियां हम भी दे सकते हैं। और वो भी बता रहे हैं कि किस निचले स्तर की गालियां हम दे सकते हैं, ये भी बता रहे हैं दिलीप जायसवाल जी। दूसरी तरफ राजनीति आप देख रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं संबित पात्रा जी, बीजेपी के नेता, सिद्धारमैया से, डीके शिव कुमार से। बिल्कुल देना चाहिए इस्तीफा, दे दीजिए इस्तीफा, लेकिन आप भी दीजिए। हम तो दोनों से मांग रहे हैं, वो तो सिर्फ एक से मांग रहे हैं, हम दोनों से मांग रहे हैं। गलती इनकी भी थी, गलती उनकी भी थी। पहलगाम में मारे हुए लोगों के प्रति और उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? महाकुंभ में मारे हुए लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब तो मुआवजे अब तो आप अगर जाइए, कोई ऐसी घटना में मर गया और वहां सरकार ने घोषणा नहीं की तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, मुआवजा मिले ना मिले, कम से कम वो अपने लिए जो आगे उसके परिवार के लोग अगर कुछ रखे होंगे, उसका कोई इंश्योरेंस होगा, कुछ और होगा, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो मरे ही नहीं है, ये सरकार कह रही है। ऐसा हुआ है महाकुंभ में, इसलिए ये बात कह रहा हूं। ऐसी घटनाएं दूसरे और भी भगदड़ और ऐसी चीजों में हुई हैं, क्योंकि अब आप आंकड़े छुपा रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। तो गाली भी देंगे, आंकड़े भी छिपाएंगे, सब कुछ हम ही करेंगे। प्रोफेसर साहब। नहीं, देखिए राजीव जी, कुंभ में लोग कहाँ मरे थे? वो सब बैकुंठ गए थे, वहां तो लोग तर रहे थे। वो पहलगाम में शुक्र है कि कोई धार्मिक स्थल नहीं था, वो पर्यटक स्थल था, वरना वहां पे भी कोई, वो जो नरेंद्र मोदी जिसे आजकल अपना भाई कह रहे हैं, वो बोलता कि साहब वहां भी लोग तर रहे थे, सब बैकुंठ जा रहे थे। तो यहां कोई मरता नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री ही नॉन बायोलॉजिकल हो, आप सीधे स्वर्ग में हैं इस समय, तो वहां पर मरना न मरना ये क्या है? कुछ नहीं है। मरते लोग कहां हैं? जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां मरते हैं तो वहां जिम्मेदारी भी बनती है। तो संबित पात्रा इस्तीफा भी मांग सकते हैं। ये चल क्या रहा है इस देश में? क्या लोगों को सच में मूर्ख बना दिया गया है? मान लिया गया है कि लोग मूर्ख हैं? इस थिथराई की जो भाषा है, ये भाषा क्या इस देश में चलती रहेगी? गांधी से लेकर के नेहरू होते हुए, डॉक्टर अंबेडकर होते हुए, और उसके बाद की पूरी पीढ़ी ने इस देश के लोगों को राजनीतिक और संवैधानिक समझ पैदा करने में अपनी पूरी एनर्जी खपा दी। वो सत्ता में बैठ करके दिन में 3 बार ड्रेस नहीं बदल रहे थे और 72 देशों की यात्रा नहीं कर रहे। वो इस देश में जो शासन कर रहे थे, वो लोगों के भीतर चेतना पैदा करना, उन्हें नागरिक बनाना, उनके अधिकारों को संरक्षित करना और लोगों के भीतर डेमोक्रेटिक जो कल्चर है उसको विकसित करना। कि अगर सरकार से कोई चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यहां पे क्या है, राजनाथ सिंह बहुत पहले कह चुके हैं साहब, ये भारतीय जनता पार्टी, यहां कोई इस्तीफा नहीं होता। तो यहां तो इस्तीफा मांगने की बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष हो, वो दबाव में हो करके ये काम करते हैं। नहीं साहब, हम तो
समर्थन दे रहे हैं, आप करिए। ये सच बात है, सोआने सच है कि पहले दिन से ही गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए था। पुलवामा में आपने नहीं किया। पुलवामा में जो आतंकवादी या जो संगठन जिम्मेदार था, और कश्मीर के भीतर के लोग कौन जिम्मेदार थे, उन पर क्या कार्रवाई हुई अब तक? जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले लोग थे, जो नकाबपोश थे, वो अब तक कहां हैं? इसका जवाब कौन देगा? राहुल गांधी देंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे देंगे? या इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता को, गृह मंत्री को देना चाहिए? कर्नाटक में एक भगदड़ मस्ती है। निश्चित रूप से हम सब एक साथ इस बात को कह रहे हैं कि जिम्मेदारी है, वो अनुमान नहीं था, ये ठीक है, ये जिम्मेदारी है और सरकार ने एक कदम उठाया है, जांच कमेटी बिठाई। पुलवामा में क्या हुआ? पहलगाम में कौन सी कमेटी बनी है? कमेटी बन रही है वन नेशन वन इलेक्शन, और हो क्या रहा था? घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। तब निर्लज्जता की पराकाष्ठा है ये मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान है। अब इनको आप भगवान कहें, महापुरुष कहें, जो भी कहें, लेकिन इनके भीतर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं, कि जहां आप लोगों के हत्या पर जश्न मनाएं, इवेंट बनाएं और जिसके जरिए पॉलिटिक्स करें, ये इंसान नहीं हो सकते। और ये तो हम लोग बराबर कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक है ही नहीं। जरा एक हरिद्वार का उदाहरण देख लीजिए, उत्तराखंड का, हरिद्वार का ही है शायद। एक भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष है, उसने क्या किया है? आप सोच सकते हैं कि ये मनुष्य है क्या, जो अपनी बेटी का रेप करवाती है, उसको आप क्या कहेंगे? और एक नहीं, अभी वो एक धाकड़ का वीडियो वायरल हुआ, फिर वो मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम क्या कह रहा था, वहां का एक और मंत्री क्या कह रहा था। एक लंबी फेरिस्त है जो इस देश को कलंकित करते हैं, और देश को ही नहीं, मनुष्यता को कलंकित करते हैं। ऐसे उदाहरण मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी देश में दिखाई देंगे, जो डेमोक्रेटिक देश हो। जहां पे फांसीवादी सरकार है वहां की बात अलग है, लेकिन डेमोक्रेटिक किसी भी देश में इस तरह की नजीर आपको नहीं मिलेगी। और ये जिनकी आपने बात की, दिलीप जायसवाल की, ये भाई इस देश की उस पार्टी से आते हैं जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। इनकी संस्कृति यही है। इसलिए नेहरू जी से लेकर के पटेल साहब बहुत सचेत थे। जो आरएसएस है, उसका जो कल्चरल नेशनलिज्म का जो थॉट है, वो कहां ले जाकर के छोड़ेगा? सावरकर हिंदुत्व पर क्या विचार पेश कर रहे हैं इस देश के लिए? वो क्या इस देश का भविष्य हो सकता है? यही वजह है कि आज राहुल गांधी सबसे ज्यादा मुखर जिस मुद्दे पर है, सबसे ज्यादा जिस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं, वो सावरकर एंड कंपनी का हिंदुत्व है। और वो हिंदुत्व जिसमें माफीनामे भी लिखे गए, जिन्होंने इस देश के स्वाधीनता आंदोलन से गद्दारी की, जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, जो गांधी की हत्या में शामिल थे, हत्यारे थे, ये वो लोग हैं। और वो आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उस शख्स को जिसने अपने परिवार में दो लोगों को दो लोग जिसके शहीद हो गए इस देश के लिए। और अगर आप जरा वसीयत देखें नेहरू जी की, गंगा में प्रवाहित कर देना मेरी राख को, ये वसीयत इस देश की मिट्टी से जो मोहब्बत थी नेहरू जी को, वो राहुल गांधी जिस विरासत से आते हैं, कल वो है बिहार में, छाती पर मूंग दल रहे हैं मोदी जी के। अब करें क्या? यहां तो बड़े से बड़ा नेता भी ट्रोल है। वो कहिए वो जितना बड़ा ट्रोल है उतना वो कल को मुख्यमंत्री का वही प्रत्याशी हो जाए। वहां कोई नैतिकता नहीं, वहां कोई मूल्य नहीं। जितना बड़ा फ्रिंज एलिमेंट है
गांधी को मुर्दाबाद, गॉडसे को जिंदाबाद कहने वाली पार्लियामेंट पहुंच जाती है, जो सरेआम पार्लियामेंट के भीतर एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी से लेकर के क्या क्या कहता, मैं शब्द नहीं दोहरा सकता हूं यहां। उन लोगों के सामने राहुल गांधी खड़े होंगे तो वो राहुल गांधी, इसलिए मुझे कई बार लगता है कि ये अकेला योद्धा, वो अभिमन्यु से भी ज्यादा कि कौन है उसके साथ, लेकिन उसकी अपनी नैतिकता, उसकी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता, उसकी अपनी वैचारिकी, उसकी अपना साहस और संघर्ष करने का मादा, जिसने नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से आप ये कहें कि कोई स्पेस नहीं छोड़ा कि मोदी जी करें तो करें क्या, आप राहुल गांधी को रोकें तो रोकें कैसे। कल डंके की चोट पे होगा और बिहार के सारे सपने ध्वस्त हो गए। मोदी जी तो सोच रहे थे कि वहां पे हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी ने जो बिसात वहां बिछाई है, और मैं राजीव जी पिछले कई दिनों से इस बात को कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने 2025 को अपने संगठन का साल और जो सत्ता परिवर्तन है उसकी जो भूख है उसका साल बना लिया है। और मैं जिस बात को महसूस करता हूं कि 2025 में जो आरएसएस इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रही थी, उस आरएसएस की बुनियाद को समाप्त करने का काम राहुल गांधी इसी साल करने जा रहे हैं। वो इबारत लिखी जा रही है, आरएसएस जो 100 साल से जिसमें छद्मवेश में झूठ बोल करके इस देश की सत्ता में पहुंचा है, और वो जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहा है, वो आरएसएस की ताबूत में कील ठोकने का काम राहुल गांधी करेंगे। ये देश का वो बहुजन तबका, बहुसंख्यक तबका समझ गया है, और इसीलिए राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके यहां राहुल नहीं होता है मोदी की तरह। ना राहुल गांधी के कान राहुल सुनने के लिए बेताब रहते हैं। राहुल गांधी सुनते हैं कि संविधान जिंदाबाद, राहुल गांधी सुनते हैं सामाजिक न्याय जिंदाबाद, राहुल गांधी सुनते हैं कि हम इस देश में समता और न्याय स्थापित करेंगे। ये वो आवाज है जो स्वाधीनता आंदोलन की असली आवाज है, और इसीलिए ये बेचैनी है। यहां तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, जो मॉडल स्टेट बन गए हैं, जिसमें एक गलती पर इतनी हाय तौबा बीजेपी की तरफ से है। हम सब ये मानते हैं कि कर्नाटक सरकार से जो चूक हुई है उस पर जांच होनी चाहिए, और जो उसके लिए जिम्मेदार हो उन पर कार्रवाई हो। लेकिन उससे बड़ा वाला सवाल पहलगाम से लेकर के और पुलवामा तक है कि वो अजीत डोभाल कहां है, वो अमित शाह कहां है, वो नरेंद्र मोदी जो 72 देशों का चक्कर लगा करके आ गए और एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा था, उसके जिम्मेदार क्या खड़गे है कि वो डोनाल्ड ट्रंप है। इनकी जिम्मेदारी आपकी है, और रिजाइन तो आपको करना चाहिए था अगर थोड़ी सी भी लाज और शर्म होती। लेकिन हम बखूबी जानते हैं कि आप न तो डेमोक्रेसी को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, और इसलिए एक बेखौफ योद्धा खड़ा हुआ है उस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिसका नाम राहुल गांधी। जी, कल राहुल गांधी रहेंगे उधर बिहार में, और बिहार से पहले राहुल गांधी ने एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट किए। इसके बाद एक ट्वीट और राहुल गांधी ने किया, उस ट्वीट को भी आपके सामने लेके आता हूं। लेकिन उससे पहले प्रफुल्ल जी आपके पास आना चाहता हूं। सवाल ये नहीं है कि बेंगलुरु में जो हुआ और वो उस पर बात ना की जाए, और उससे पहले जो हुआ उस पर बात की जाए। ऐसी दुर्घटनाएं जो भी होती हैं, जिस भी तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होता है, और हमारे देश में एक परंपरा रही है कि जिम्मेदारियां सरकारें लेती रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ये जिम्मेदारियां लेने की जो प्रथा है, जो प्रचलन है, वो लगभग समाप्त प्राय है, समाप्त हो चुकी है ये प्रथा, ये कह सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे मसले आते हैं जिसमें तो नरेंद्र मोदी एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। याद है क्या आपको कि पहलगाम वाले मामले में नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था? मुझे याद नहीं आता। अगर आप लोगों को याद हो तो ज़रूर उस ट्वीट को हम रखेंगे और दिखाएंगे, और मैं माफ़ी मांगूंगा कि हाँ, मैंने देखा नहीं। 26 लोगों की मौत हो गई थी। नरेंद्र मोदी की चुप्पी, लोग पूछ रहे थे। 22 तारीख की घटना, 23 तारीख को पूरा देश हतप्रभ था, और 24 तारीख को मोदी जी कहाँ थे?
बिहार के मधुबनी में, और क्या कह रहे थे? वो चुनावी भाषण दे रहे थे। वहाँ से अंग्रेजी में दुनिया को ललकार रहे थे कि आतंक के आकाओं को हम जहाँ भी हो समूल नाश कर देंगे हम। बहुत अच्छी बात लगी थी, बहुत खुशी हुई थी। लेकिन वो जो 26 लोग मरे थे उनके बारे में आपके पास कोई शब्द नहीं था। विपक्ष उस समय क्या कर रहा था? विपक्ष नरेंद्र मोदी का साथ दे रहा था, जबकि नरेंद्र मोदी नहीं आए थे सर्वदलीय बैठक में। उसके बाद भी सरकार ने उस समय अपनी जिम्मेदारी मानी थी। याद कीजिए, किरण रिजिजू बाहर आए, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ हमारी चूक थी। क्या तब किसी ने इस्तीफा मांगा था? नहीं मांगा। दे देते नैतिकता के दम पर, गृह मंत्री दे देते, रक्षा विभाग दे देता, रक्षा मंत्री दे देते, 2-4 लोगों को का ट्रांसफर कर देते, 2-4 लोगों को सस्पेंड कर देते। कुछ तो करना चाहिए था, आपने कुछ नहीं किया। तो किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? और क्यों नहीं नैतिकता की बात हम करें? हम क्यों नहीं करें कि हाँ बेंगलुरु में अगर वहां के कर्नाटका हाई कोर्ट ने अगर स्वतः संज्ञान लेकर, प्रफुल्ल जी अगर स्वतः संज्ञान लेकर उसने नापने की कोशिश की वहां की सरकार को और वहां के प्रशासन को, नोटिस भेजा आरसीबी को, बेंगलुरु क्रिकेट एसोसिएशन को, तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? इधर भी बात तो होनी चाहिए और ये सवाल तो उठेगा प्रफुल्ल जी, और हम पूछेंगे तो ताल ठोक के पूछेंगे, दोनों तरफ से पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी जी जब महाकुंभ में लोग मारे गए भगदड़ में, उस समय आपने या आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश वाली उस समय खबरों को रुकवाने में क्यों लगी हुई थी सरकारें आपकी? क्यों नहीं बता रहे थे कि हाँ सचमुच ऐसी घटना घटी है और इतने लोग मारे गए हैं? क्यों लोगों को स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ा मर्चुरी में जाके, जो बात प्रशांत टंडन जी अभी कह रहे थे? इसलिए जी नमस्कार सर सभी को। नमस्कार। देखिए, जिम्मेवारी लेने की बात तो नैतिकता से उपजती है, और पिछले 14 साल में जो एक काम बहुत सफलतापूर्वक करने की कोशिश की गई वह है नैतिकता की विदाई। इनकी डिक्शनरी में नैतिकता शब्द तो है नहीं, इसीलिए ये कहते हैं कि हमारे सरकार में, हमारे राज्य में किसी का इस्तीफा नहीं होता है, और डंके की चोट पर कहते हैं कि इस्तीफा नहीं होता है। इस्तीफा तो तब होगा जब आपके अंदर में कोई नैतिकता का कोई बोध बचा रहेगा, जिम्मेवारी का कोई बोध बचा रहेगा, तभी आपका इस्तीफा होगा। नहीं तो इस दंभ के साथ शासन में रहना, काम करना कि हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं होता है, ये अद्भुत कथा है। विदेश नीति इनका चारों तरफ से फेल है। अभी सर प्रशांत सर कह रहे थे कि पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर आतंकरोधी संगठन में महत्वपूर्ण स्थान मिला। ये कैसे हुआ? मुझे यह लगता है कि यह बात मैं आपके यहाँ दर्ज कराना चाहता हूँ कि जो साम्राज्यवाद है ये अपनी उच्चता के लिए और अपने को बनाए रखने के लिए इसको आतंकी संगठनों की जरूरत होती है। दुनिया के जितने बड़े भी आतंकी लोग हैं उनकी कारस्तानियों का इतिहास खंगालने से ये बात तुरंत साबित हो जाएगी कि किनका किन से क्या रिश्ता था। ओबामा को ही ले लीजिए, ओबामा कैसे आतंकवाद के सिरमौर बने, क्योंकि ये सत्ताएं ही आतंकवाद को बनाती है। इसीलिए और पाकिस्तान का इस्तेमाल अब उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिस प्रयोजन का इस्तेमाल कभी अफगानिस्तान को का होता था। और भारत के कूटनीति के फेल होने का ये बहुत बड़ा खामियाजा है और भारत के लोगों को इसके लिए सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, आप बिहार की बात कह रहे थे कि ये सर्वदलीय मीटिंग में जाने की या किसी के सामने भी जाने की कि जहां कोई इनसे सवाल करे, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है। अब कल राहुल गांधी बिहार जाएंगे और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वे गाली गलौज का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे बता रहे हैं कि 50 तरह की गालियां हम बक सकते हैं। अरे आप बक ही सकते हैं, आप तो इसी में मास्टर हैं, ये दुनिया जानती है। और आप लोगों ने साबित कर दिया है कि हाँ आप गाली देने में बहुत तेज हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गाली से समस्या का हल होगा? ठीक है कि बेंगलुरु में स्टैम्पेड हुआ है, भगदड़ मची है, लोगों की जान गई है, पूरे देश की सहानुभूति उस परिवार से है
संवेदना उस परिवार से है जो लोग इसमें विक्टिम हुए, इसके शिकार हुए, और उनके प्रति गहरी संवेदना है। लेकिन मामला यह है कि आप तुरंत आपको जांच नहीं चाहिए, आपको जांच की रिपोर्ट नहीं चाहिए, हादसा हुआ कैसे इसके बारे में कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इस्तीफा चाहिए, और वह भी कांग्रेस से चाहिए तुरंत आप उसकी मांग करते हैं। और ठीक ही कहा सर लोगों ने कि जब पुलवामा में हुआ उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, कुंभ में जो हुआ आप तो रिपोर्ट छिपा रहे थे, यहाँ तो कम से कम सरकार के जवाबदेह लोगों ने कहा कि हाँ गलती हुई है, चूक हुई है, हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। ये चूक स्वीकार करना, आपने कितनी दबी जबान से कहा था कि पुलवामा में, पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई है, आखिर वो क्या चूक थी? उस चूक के बारे में आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप सर्वदलीय मीटिंग नहीं बुला सकते हैं, आप संसद का विशेष सत्र नहीं बुला सकते हैं, संसद के विशेष सत्र के बुलाने के दबाव को झटकने के लिए आप 47 दिन या 40 दिन पहले ही मानसून सत्र की घोषणा कर देते हैं, तो इससे तो बात बनेगी नहीं। ठीक पहलगाम घटना के बीच में आपने जातिवाद जनगणना की आपने घोषणा कर दी, और कल राहुल गांधी वहां जा रहे हैं तो आप उसके डेट अनाउंस कर रहे हैं कि 16 तारीख को, यानी कि 16 जून को शायद, और उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, और अक्टूबर में 2026 के अक्टूबर में शायद और उस पर काम शुरू करेंगे। तो उसके पहले तो उन्होंने राहुल गांधी 1 मार्च 2027 जी उनका आंतरिक रिपोर्ट आएगी। और देखिए कि अब ये जो है सो ये घोषणा कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने अगर सरेंडर कहा तो सरेंडर तो सिर्फ एक मामले में नहीं हुए हैं, ये जाति जनगणना के मामले में भी तो सरेंडर ही हुए हैं। और क्या हुए हैं? सरेंडर करना कहते किसको? इसमें भी सरेंडर हुए हैं, और दूसरी मांगों में भी सरेंडर हुए हैं। संसद इनको पसंद नहीं है, ये संसद का सामना नहीं करना चाहते हैं कि संसद में ये कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। अब संसद में जो कि कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, सरकार तो संसद के प्रति जवाबदेह है। होना तो ये चाहिए था कि विदेश भेजने के पहले से जो हमारे सांसदों के जो दल के जो लोग थे वो संसद में उस पर चर्चा हो जाती, संसद की तरफ से वो एक मैसेज लेके जाते। पूरी दुनिया में क्या मैसेज देने जाएंगे? जब वो गए होंगे तो उनसे पूछा गया होगा कि क्या लेकर आए हो, कौन सा मैसेज है, अधिकृत मैसेज सरकार का, क्योंकि सांसद गए हैं, लेकिन सरकार के लोग क्या मैसेज भेजे हैं आपके हाथ में? इनके हाथ तो कुछ नहीं था। और अभी जब लौट के आए हैं तो मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, हल्की सी बातचीत सलमान खुर्शीद साहब की, वे तो इस बात से भी मुतमईन नहीं है कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी। वे विदेश मंत्री रह चुके हैं, और संजय झा के नेतृत्व में वो गए थे विदेश, उनकी अध्यक्षता वाली टीम, और लौट के जब आए हैं तो उनको यह भी पता नहीं है कि प्रधानमंत्री उनसे कोई फीडबैक लेंगे कि नहीं लेंगे, मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो विदेश नीति को इन्होंने दलीय नीति बनाकर रखा। वहां पर कोई आपकी विचारधारा के कारण, चाहे किसी की विचारधारा हो, चाहे कांग्रेस की विचारधारा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हो, या किसी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा हो, विचारधारा के आधार पर कूटनीतियां नहीं तय होती हैं। कूटनीतियां तय होती है आमने सामने के लोगों को पारस्परिक सुविधा असुविधा और लेन देन के मामले में। जिस प्रकार से अभी यूक्रेन ने रशिया को तबाह किया है, उसके सैनिक अड्डे पर, हवाई अड्डे पर हमला किया है, उससे पूरी दुनिया में जो इसका लड़ाई का स्वरूप है वह बदल गया है। और अब इतने छोटे छोटे ड्रोन अगर इतने बड़े बड़े कारनामे करेंगे तो जो नॉन स्टेट एक्टर है, जो आतंकवादी हैं, उनकी भूमिका कितनी बड़ी होने जा रही है, ये तो आप लोग जो विशेषज्ञ लोग हैं वही बता सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने हर मुकाम पर सरकार को सावधान किया कि देखिए ड्रोन पर सैनिटाइज कीजिए, देखिए चीन के साथ दूरी बना के रखिए। और लेकिन चीन के साथ जो हमारी नजदीकी और या दूरी जो भी होती वो एक स्ट्रेटेजिक होती, उस स्ट्रेटेजिक न तो नजदीकी है और न स्ट्रेटेजिक दूरी है। आसपास के देशों में हम कहीं
गए नहीं, हमारा कोई प्रतिनिधिमंडल गया नहीं, उनसे कोई बातचीत की नहीं। अभी देखिए गृह युद्ध से परेशान है म्यांमार और वहां पर हमारी कोई उपस्थिति नहीं है, हमारी कोई भूमिका नहीं है। नेपाल से हमारी बातचीत ही उस ढंग से नहीं होती है। बांग्लादेश किस मकाम पर खड़ा है और चीन की क्या नजर है उस पर, ब्रह्मपुत्र के पानी को कह लिया, पूरा अरुणाचल प्रदेश जिसको दक्षिण तिब्बत कहता है उसकी क्या स्थिति बनी हुई। तो किस मुद्दे पर यह कहा जाए कि इनकी विदेश नीति सफल रही है? अरे ये तो लड़ाई पाकिस्तान से इनको नहीं लड़ना है, इनको लड़ाई लड़ना है कांग्रेस से। और ये कांग्रेस जो उस कांग्रेस से लड़ना है जिस कांग्रेस ने इस देश की बुनियाद को तैयार करने में जबरदस्त भूमिका निभाई और जिस विरासत को लेकर के राहुल गांधी आजकल आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी पर आक्रमण। एक राहुल गांधी अगर नहीं होते तो इनको अपनी राजनीतिक गाड़ी चलाने में उतनी असुविधा नहीं होती जितनी की हो रही है। ठीक कहा रविकांत सर ने, एक योद्धा लड़ रहा है और पूरा देश, और वो जनता के बल पर लड़ रहा है। जनता को चाहिए कि उसका समर्थन करे, बाकी मामले तो होते रहेंगे, पहले तो इनसे मुक्ति हो। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक करेक्शन जरूर मैं करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी का उस दिन का मैं अभी देख रहा था, मोदी के उस पर जाकर ट्वीट उन्होंने किया था, पहलगाम को लेकर ट्वीट किया था उन्होंने और 6:30 बजे शाम को उनका ट्वीट आया था। लेकिन उसके बाद कोई बयान नहीं, कुछ नहीं। आपने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट कर दिया, बस किस्सा ख़त्म। उसके अगले दिन, एक दिन बाद जाकर यानी 24 तारीख को जाकर, ये पहलगाम के मसले पे मैं बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और अगले दिन 24 तारीख को जाकर वो भाषण देते हैं, वहाँ से ललकारते हैं आतंकियों को। लेकिन फिर भी देश के नाम संबोधन, या उसके बाद जब पूरा घटनाक्रम हमने देखा, भारत और पाकिस्तान जंग की कगार पर थे, एक ज़बरदस्त संघर्ष दोनों देशों के बीच चल रहा था, उस समय भी नरेंद्र मोदी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। और आज की तारीख में देश के एनएसए कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनको कुछ दिनों पहले रूस जाना था, नहीं गए, रशिया नहीं गए, और कहा गया था कि वो वायरल फीवर से ग्रसित हैं, वायरल बुखार है उनको। लेकिन उसके बाद क्या ये लंबे, मतलब 15 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, क्या इतना ज़्यादा वो बीमार हैं? अगर इतना ज़्यादा बीमार हैं तब भी ये खबर भी आनी चाहिए देश के सामने। दूसरी तरफ एक और खुलासा किया है जयराम रमेश ने। उनका एक ट्वीट है, उस ट्वीट को आपके सामने रखना चाहता हूं। इस ट्वीट में लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने अभी अभी खुलासा किया है कि 4 दिन तक चले भारत और पाकिस्तान संघर्ष का मुद्दा 4 जून को राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई 75 मिनट की फ़ोन बातचीत में उठा था। यूरी उशाकोव ने यह भी बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष को रोकने में राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत भूमिका रही। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई स्पष्टीकरण देंगे? अभी आपको याद होगा कि 75 मिनट तक बातचीत हुई है, यानी 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है, 1.25 घंटे तक बातचीत हुई है ट्रंप और पुतिन के बीच। और यह मामला था, बातचीत का मुख्य जो केंद्र बिंदु था, सेंटर पॉइंट था, वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध विराम के लिए, कि युद्ध विराम हो, युद्ध को रोका जाए उसके लिए। लेकिन उसी मसले पे बातचीत हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, जो संघर्ष हुआ पिछले महीने, और उस पर भी यहाँ पर साफ। और अगर पुतिन के करीबी सहयोगी यूरी उशाकोव अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। और जो सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, वो सवाल बार बार पूछ रही है, फिर वही बात आएगी कि सरेंडर क्यों किए। सरेंडर की बात फिर आएगी। सरेंडर का अगर जिक्र आएगा तो बीजेपी के लोग राहुल गांधी को 50 गालियां देने की बात करेंगे। क्या यही माना जाए अमलेंदु उपाध्याय जी? बिल्कुल राजीव जी, यही माना जाए। और गालियां दे ही रहे हैं, देंगे क्या, वो दे ही रहे, 50 क्या 500 गालियां दे सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को गालियां लगती नहीं है। गालियां तो मोदी जी को लगती हैं, गले मोदी जी के पड़ जाती हैं, चूंकि बताते हैं वो 2.5 किलो गालियां रोज खाते हैं। तो मोदी जी ऐसा काम करते होंगे, 2.5 किलो गालियां रोज खाएं। राहुल गांधी ऐसा काम करते ही नहीं कि गालियां उनको पड़े, वो राहुल गांधी गालियां खाएं। तो गालियां लौट के वापस पहुंच जाती हैं। अब देखिए, राहुल गांधी को गालियां देने के चक्कर में दिलीप जायसवाल जो थे वो खुद बता गए कि अपने टीचर को गालियां दिया करते थे, और कितनी भद्दी भद्दी गालियां दिया करते थे, ये भी सब बता गए। तो राजीव जी, जिनकी शिक्षा ही ऐसी हुई हो, संघ की शाखाओं में जिनको ये संस्कार मिलते हो कि अपने टीचर को किस तरीके से गालियां देनी है, तो ये बेचारे राहुल गांधी चाहे किसी को भी गाली दे सकते हैं, भगवान को भी गालियां दे सकते हो, देते ही हैं। तो इनको संघ की शाखाओं में जो संस्कार मिलेंगे उसका प्रकटीकरण करते रहते हैं। वो दिलीप जायसवाल से लेकर और नरेंद्र मोदी तक सबके संस्कार एक से ही हैं और सब यही काम किया करते हैं।
लेकिन जो असली सवाल है राजीव जी वो यही है कि अब जैसे जयराम रमेश ने ये कहा और नरेंद्र मोदी को टैग भी किया है जयराम रमेश ने, तो नरेंद्र मोदी को अब खुलकर कहना चाहिए भाई अब तो दो दो देशों के जो हैं, मतलब एक देश का राष्ट्रपति दूसरे का प्रधानमंत्री जो है वो खुले तौर पर कह रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच भी बातचीत हुई और उसमें भी ये मसला उठा और ट्रंप की व्यक्तिगत जो थी उसमें था कि वो उसको रुकवाना चाहते थे और उनकी भूमिका है। तो अब जब दो देशों के दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत हो रही है और एक राष्ट्र का राष्ट्र प्रमुख जो दावा कर रहा है कि उसने रुकवाया और दूसरा जो है वो कह रहा है कि हाँ उनकी भूमिका थी, और राजीव जी वो किस देश का राष्ट्रपति है दूसरा, वो भी उस देश का राष्ट्रपति है कि जिसका यूक्रेन के साथ वार रुकवाने के लिए ट्रंप प्रयासरत है। और ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भाई अभी उन्होंने ट्रंप ने ट्वीट किया, आज ही किया उन्होंने बल्कि, कि भाई मेरी काफ़ी देर बातचीत हुई पुतिन से और पुतिन ने कहा है कि मैं इसको रिटेलिएट करूंगा यूक्रेन ने जो हमारे साथ किया है, और उन्होंने कहा कि अभी कोई संभावना नहीं दिखती कि तुरंत सीजफायर हो जाएगा। तो जो आदमी यूक्रेन और रूस के बारे में कहता है, जबकि सबसे पहले राष्ट्रपति बनते ही क्या शब्द थे ट्रंप के कि अगर मैं होता राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह तो मैं इस युद्ध को नहीं होने देता, ये ट्रंप के शुरुआती वक्तव्य थे जब राष्ट्रपति चुने गए थे दूसरी बार। तो यानी जिस व्यक्ति का इतना लंबा प्रोजेक्ट था वो उसके लिए कह रहा है कि भाई अभी कोई संभावना नहीं है कि ये युद्ध अभी रुक पाए, बातचीत चलती रहेगी। उसने कैसे ये ट्वीट कर दिया कि भाई मैंने रात भर बातचीत चली और उसके बाद दोनों देश जो थे वो तैयार हो गए और मैं दोनों को बधाई देता हूं कि उन्होंने समझदारी का परिचय दिया, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट। तो यानी राजीव जी बहुत साफ है कि ट्रंप इस मामले में लगता है गलत नहीं बोल रहे हैं, और अगर ट्रंप गलत बोल रहे हैं तो ये भारत सरकार की और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बनती है कि वो साफ तौर पर कहें कि ट्रंप की इसमें कोई भूमिका नहीं है, ट्रंप का इसमें कोई योगदान नहीं है। जैसा कि शशि थरूर, लेकिन हम कहेंगे कि हुई शशि थरूर कौन है? शशि थरूर ने कहा कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता हमको स्वीकार नहीं है, हमारे मन में बहुत सम्मान है यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। लेकिन जो बात थरूर कह रहे हैं, इतनी सी बात कहने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर क्यों लग रहा है? कहना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और खुलकर कहना चाहिए, और इसलिए कहना चाहिए कि आप 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ भारतीय आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके पीछे खड़े हुए हैं, और आप ट्रंप को कुछ भी नहीं बोलिए, पूरा देश आपके साथ है। आप भले ही अमेरिका पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, व्हाइट हाउस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन ट्रंप जो गलत बयानी कर रहे हैं, अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को सामने खुलकर राजीव जी इस पर बातचीत करनी चाहिए, और वो नहीं कर रहे हैं। अब राजीव जी जो बेंगलुरु का मसला है, इसमें भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। देखिए बेंगलुरु में क्या है, बेंगलुरु में जब भगदड़ हुई, एक तो पहले ही आया एक जो राष्ट्रीय चैनल खुद को कहता है सबसे तेज, उसके संवाददाता की लगभग 58 या 59 सेकंड की एक बाइट जो है बहुत वायरल हो रही है राजीव जी। वो कह रहा है कि उनके संवाददाता ने बताया है कि वहां पुलिस ने आरसीबी को साफ कर दिया था कि आपका ये ओपन बस का जो रोड शो है ये हम नहीं करवाएंगे, मना कर दिया था उसने साफ। और उसके बाद वो अचानक जो थे वो लेकर निकल पड़े बाहर। तो अब राजीव जी सवाल ये बनता है कि अगर कोई अचानक से बाहर निकल पड़ेगा और उसका इंतजाम नहीं है तो इस तरह की घटनाएं होंगी। यहाँ बात यह है कि जो आईपीएल है, जो बीसीसीआई है और आरसीबी है, इनकी भूमिका तय होनी चाहिए। दूसरा ये राजीव जी कि सिद्धारमैया ने भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से भागें, हम जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। डीके शिव कुमार जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार सरकार हैं, हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। प्रियांक खड़गे जो वहाँ के बड़े मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और जो भी इसकी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। 35,000 लोगों की जगह थी, 3 लाख लोग पहुंच गए। आरसीबी ने हमको पहले से जानकारी नहीं दी, इस रोड शो की कोई जो थी वो परमिशन नहीं ली गई थी। ये तमाम बातें आई और इसके बाद राजीव जी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं वो जाकर पीड़ितों से मिल रहे हैं, अस्पताल में जाकर उनका दुख बांट रहे हैं। डीके शिव कुमार जो पूर्व मंत्री हैं वो प्रेस से बात करते हुए रो पड़ते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, यानी प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि जिनकी जान चली गई है उनके प्रति श्रद्धांजलि है, उनके परिजनों के प्रति संतोष है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो उस घटना को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। पुलिस कह रही है कि इस तरह की घटना नहीं हुई, जो लोगों ने वीडियो डाले वो डिलीट करवाए जा रहे थे, ये सब हुआ। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो ये एक जिम्मेदार सरकार की जो जिम्मेदारी होती है उसको कर्नाटक की सरकार ने निभाया है, उससे भागी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ का मामला हो, और इस तरीके के जो भी मामले रहे हों जहां भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं, जहां इस तरीके की घटनाएं हुई हैं,
क्या कार्रवाई हुई और उनकी जांच रिपोर्ट्स का क्या हुआ, अभी तक इस मामले में कुछ मालूम नहीं पड़ा है। तो इस्तीफा निश्चित तौर पे अगर सरकार की कमी है और सरकार उसको स्वीकार नहीं करती, इस्तीफा देना चाहिए था, चाहे वो सिद्धारमैया होते और चाहे योगी आदित्यनाथ होते। अब जिसकी भी जिम्मेदारी है वो इस्तीफा दे, और रेल में हुआ तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें या फिर अश्विनी वैष्णव जो है वो इस्तीफा दें। अब इनमें से कोई अगर इस्तीफा नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा है राजीव जी। सिंपल सी बात है, आप इस्तीफा दें ना दें, आगे ऐसी घटना ना हो इसकी जिम्मेदारी तो लें। आप देश को कम से कम इतने भरोसे में तो रखें कि हाँ आगे ऐसी घटना नहीं घटेगी। आप रेल पे चढ़ें या ट्रेन, या चाहे आप बस में जाएं, या आप किसी कुंभ में जाएं, या किसी ऐसे आयोजनों में जाएं, आपके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तभी तो आप सरकार हैं, सरकार में रहने के काबिज हैं, वरना आप उसके काबिल नहीं हैं, ये तो साफ दिखाई देता है। और इसीलिए यहाँ सवाल कई पूछे जा रहे हैं। अगर कर्नाटका सरकार से, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो बीजेपी के दूसरे राज्यों में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उसके सवाल पूछे जाएंगे। समीर जी, ज़रा एक बार फिर आना चाहता हूँ। सवाल जब वही है कि जिसका घर शीशे का हो, दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। ये बिल्कुल एक आचार संहिता है। यहाँ खुद शीशे के घर में रहेंगे और दूसरे पे पत्थर उछालेंगे तो कभी ना कभी एक आध पत्थर तो आपके घर पे भी लगेगा ही, परेशानी में आप भी फंसोगे। इसलिए तो यहाँ सवाल पूछे जा रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी से, उनकी डबल इंजन की सरकारों से। उत्तराखंड का हाल देख लीजिए, एक बीजेपी नेता अभी अंकिता भंडारी के केस में जेल में है, आजीवन सजा, बीजेपी नेता का बेटा। अब वो पूर्व हो गया क्योंकि अब ये केस, उसके बाद वो उसे बीजेपी से बाहर कर दिया गया, लेकिन थे तो आप बीजेपी के। बीजेपी नेत्री की बात कर रहे थे आप लोग। बीजेपी की एक महिला नेता अपनी बेटी के साथ जिस ढंग का काम उसने किया, और वो अभी जेल में है। बच्ची कितने साल की है? मात्र 13 साल की। ये सब कहने में शर्म आती है। ऐसे सवाल तो उठेंगे, और अगर ऐसे सवाल उठाए जाएंगे तो फिर आपको तकलीफ होने लगती है। समीर जी, असल में राजीव जी, व्यवस्था अगर कोई है तो गड़बड़ियां भी होंगी, स्वाभाविक है। लड़ाई हो रही है तो लड़ाई में दो लोग लड़ रहे हैं, चाहे दो देश लड़ रहे हैं, दोनों को नुकसान होगा, भले ही कोई हारे कोई जीते, किसी को कम नुकसान होगा किसी को ज्यादा। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि कोई भी अगर हादसा होता है तो उसको छिपाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? वो कहीं दिखाई न पड़े, उसको दबाने की कोशिशों में क्यों लग जाती है सरकारें, बीजेपी की सरकारें? ये बड़ी हैरानी की बात है। बहुत सारी घटनाएं हैं, वो चाहे बार बार कुंभ की चर्चा तो हो ही रही है, आज तक लोगों को वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या हुआ क्या नहीं। कितने लोग भटक रहे हैं वहां पर कि उनके परिजनों के साथ क्या हुआ, भटकते रहे। और बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि मृतक प्रमाण पत्र तक नहीं मिलेगा तो उनको जो कुछ उन्होंने जो कुछ किया हुआ था अपने इंश्योरेंस के लिए, लाइफ के लिए, अपने परिजनों के लिए, उसका भी फायदा नहीं पाएंगे बेचारे। ये सबसे हैरानी की बात है। भाई सरकार है तो सरकार में ऐसा नहीं है कि हमेशा हर चीजें अच्छी ही होंगी, गड़बड़ी होंगी तो उनकी जिम्मेदारी लेने में क्या दिक्कत है, पर जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। लेकिन हाँ, दूसरे जगह की अगर है तो तुरंत वहां पर सीधे इस्तीफा मांग लिया जाएगा, मांगा जाना चाहिए। तो यहाँ सरकार का जो दायित्व होता है वो बिल्कुल सही दिखाया गया। अब इसी तरीके से आप ऑपरेशन सिंदूर के समय देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में सीडीएस तक कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है, और भला कौन नहीं कहेगा कि नुकसान हुआ है। दोनों तरफ से अगर हमले हुए हैं, यहाँ भारतीय सेना ने अंदर जाकर मारा है, वहां पर आतंकी शिविरों को नष्ट किया है, उसके बाद कितने हमले किए गए पाकिस्तान की ओर से, तो नुकसान अगर तो हुआ ही होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इधर की तरफ के किसी व्यक्ति को खरोच तक ना आई हो, एक पिन भी ना का भी ना नुकसान हुआ हो, और इतने सारे लोग मार दिए गए हो, और दूसरी तरफ इतना नुकसान। लेकिन उसको स्वीकार करने में पता नहीं क्या दिक्कत है। ये भी नहीं सोचते हैं कि एक जो कॉमन सेंस होता है लोगों के सोचने समझने का, वो भी इस बात को समझ सकता है। तो आखिर उसको दबाने में, और होता क्या है बाद में
पता सारी चीजें लगती हैं, सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन ये पता लग जाता है कि आप खुद कितने जिम्मेदार हैं और चीजों को कितना छिपाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सरकार चलाने का तरीका है कि जिम्मेदारी से भागने का, जिम्मेदारी से भागना, इनको ढकने की कोशिश करना। हमको तो कोविड के समय का याद है कि किस तरीके से अपनी कमियों को, अपनी खामियों को ढकने की, दबाने की कोशिश की गई। आखिर सब जगह घटनाएं हुई, लेकिन दुनिया भर में हुई। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और उससे जब तमाम आंकड़े आएंगे, उसी के हिसाब से आने वाली सरकारें, आने वाली व्यवस्था उससे निपटने का भी इंतजाम करेगी। तो ये आंकड़े इसलिए भी जरूरी होते हैं, लेकिन इस सरकार को जो खामियों के आंकड़े हैं उनको दबा देने की आदत है और इसी के सहारे वो चल रहे हैं। लेकिन कदम कदम पर उनको अपनी इस गलती का एहसास होता है, लेकिन उस गलती को भी नहीं मानते हैं और उसी रास्ते पर आगे चलते हैं। हाँ, और उस पर राजनीति करने का एक तरीका ये है कि अगर उसी तरह की गलती किसी दूसरी सरकार से होती है, आप वैसी घटनाओं को जो आपने भी जिक्र किया, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचार की घटनाएं अगर पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, कर्नाटक में हो रही, हरियाणा में हो रही हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर जो है वो मार्च शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, तो पूरी तरह से खामोशी, एक ट्वीट भी नहीं आता है। ये इस तरह से चीजों को ये कि लोगों के साथ दुर्घटना, अत्याचार, इस तरह की भी चीजों को सरकारों के हिसाब से उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। यानी जो संवेदनशीलता है वो भी सरकार और पार्टी के हिसाब से जताई जाती है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात होती है। और निश्चित तौर पर जो कर्नाटक की सरकार ने किया है, और सीधे तौर पर जाहिर सी बात है जिम्मेदारी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हाँ सरकार में हम हैं तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हमारी जिम्मेदारी है और पता किया जाएगा कि कैसे ये घटना हुई है। तो एक नसीहत भी दी है उन राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को भी कि कैसे अगर आपके शासनकाल में कोई घटना, दुर्घटना हो रही है तो आप ही उसके जिम्मेदार होंगे। अच्छा कुछ हो रहा है तो उसका श्रेय आप लेंगे, तो अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिम्मेदारी अच्छाई की लेते हैं तो बुराई की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। आप तभी तो सत्ता पर काबिज हैं, तभी तो आपको सरकार कहा जाता है कि आप सरकार हैं। और अगर आप सिर्फ जो मीठी मीठी चीज़ें हैं वही खाएंगे, कड़वी कड़वी चीज़ों को आप अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं है। वो एक कहावत है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता यहाँ पे। वो बीजेपी के लोग बहुत कुछ कह देते हैं। आना चाहता हूँ प्रशांत जी आपके पास, ज़रा आपसे समझूँ। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत गंभीर चर्चा, और उसके इर्द गिर्द सियासत भी। और सियासत में देखिए बहुआयामी सियासत देश में ऐसे भी है। पौधा भी रोपे जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी सिंदूर लेके आ गए, सिंदूर का पौधा लेके आए। और कब अभी गए थे आप याद कीजिए कि लगभग सप्ताह भर पहले की बात है जब वो गए थे वहाँ अपने ही प्रदेश में। वहाँ उनको मिला होगा सिंदूर का पौधा, आज रोप रहे हैं और उसकी तस्वीर साझा कर रहे हैं। स्पेशली सिंदूर का ही पौधा क्यों रोपा, स्पेशली सिंदूर का ही पौधा उनको गिफ्ट क्यों मिला? क्या ये स्क्रिप्टेड नहीं लगता है प्रशांत जी कि ये एक बलून जो है, टेस्ट बलून, वो फेल हो गया, अब दूसरे टेस्ट बलून की तरफ आप बढ़ गए हैं? राजीव जी, लेकिन ये स्क्रिप्ट कहाँ रोक पा रही है? ये स्क्रिप्ट जो है वो कहाँ कारगर साबित हो रही है? आप देखिए कि रूस जो आपका दशकों पुराना दोस्त है, ऑल वेदर फ्रेंड जिसको कहते हैं, कि गाढ़े वक्त में भी दोस्त है, अच्छे वक्त में भी दोस्त है, वो भी मजबूर हो गया। अब उसमें एक नया आयाम जुड़ गया सीज फायर को। अब सीज फायर का मामला भारत और अमेरिका के बीच में नहीं रहा, ट्रंप और इंडिया के बीच में। अब उसमें तीसरा देश भी शामिल हो गया है, रूस। और आप सोचिए कि ये शीत युद्ध के दुश्मन सीज फायर को लेकर दोस्त हैं। ये करिश्मा मोदी जी कर सकते हैं कि पाकिस्तान और रूस को एक साथ करवा दें, अमेरिका और रूस को एक साथ करवा दें। ये करिश्मा मोदी जी ही करा सकते हैं।
और ये बहुत गंभीर बात है राजीव जी, ये अब रुकेगा नहीं। और क्यों मोदी जी खामोश, अभी आप सवाल पूछ रहे थे कि मोदी जी खामोश क्यों है। राजीव जी मैं पहले ही बता चुका हूं यहाँ पे कि सभी डिप्लोमेटिक कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, उनकी ट्रांसक्रिप्ट दस्तावेज रखे जाते हैं, लंबे समय तक रखे जाते हैं, वो रिकॉर्ड का आर्काइव का हिस्सा होते हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच भी जो 45 मिनट की बातचीत हुई है वो भी रिकॉर्डेड है। और जेडी वेंस और मोदी जी के बाद जो आधी रात में फोन कॉल आया था, जो डीजीएमओस की बात हुई है, जो अमेरिका के विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हुई है, ये सब रिकॉर्डेड है। इसलिए मोदी जी रिस्क लेना चाहते, क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत सारी शिष्टताओं को, मान्यताओं को, ट्रेडिशंस को, परंपराओं को नहीं मानते हैं। उनके ऊपर बहुत दबाव अगर आप डालेंगे तो वो कोई और नया खुलासा कर डालेंगे। वो थोड़ा विश्व स्तर के राजनारायण है वो। लेकिन देखिए, जो मुख्य मुद्दा है कि सीज़फायर के अलावा राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा था जहाजों गिरने का भी, उस सवाल का जवाब सीडीएस ने दिया जी। अब देखिए, जो फ्रांस की कंपनी है दसों, जिसका रफाल जिसके गिरने की बात हो रही है, उसको मलबा चाहिए होगा, उसको जांच करनी है। अगर वो जांच नहीं करेगी और उसका कोई तो निष्कर्ष नहीं निकालेगी तो उनके जहाज नहीं बिकेंगे, उसमें इंश्योरेंस का भी फैक्टर होगा। तो मलबा जो है वो आप कोरियर से नहीं बेच पाएंगे चुपचाप, तो बताना पड़ेगा आपको। आज नहीं कल ये सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा, और सीडीएस की भाषा में, इशारों में नहीं, साफ साफ स्वीकार करना पड़ेगा। और आप स्वीकार नहीं करेंगे तो जैसे आज रूस से आ गया सीज़फायर का, ऐसे कहीं से वो भी आ जाएगा किसी बड़े स्तर पर, जिसमें कि आप इसका डिजाइन नहीं कर सकते। तो मोदी जी के कंट्रोल में नहीं है। पौधा लगा के आप दुनिया की कूटनीति नहीं बदल पा रहे हैं ना। पौधा लगा के आप कहाँ कुछ बदल पा रहे हैं। स्क्रिप्ट आप लिख दें कि कोई महिलाओं ने आपको पौधा भेजा सिंदूर का और आपने लगा दिया। सिंदूर पौधे से पैदा होता है, मेरी जानकारी में नहीं था। अब मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करूंगा कि ये कहाँ, ये कैसा क्या है। लेकिन ये अजीब स्थिति है। दूसरा, बिहार में राजीव जी बहुत उसका नेगेटिव असर होगा। और बिहार में एक काम और है जिसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे कई दिनों तक। अब तो बिहार ही चलेगा, बिल्कुल बिहार के लिए सब हो रहा है। बिहार में इस बार जो महागठबंधन है वो केवल सीटों का तालमेल नहीं होगा, उसके काफी आगे जाके बातचीत चल रही है तीनों पार्टियों में कॉमन मैनिफेस्टो भी आएगा और बहुत अलग स्तर पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो बिहार का मामला बहुत गंभीर है और बिहार का चुनाव नेशनल लेवल का चुनाव होगा। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिहार का चुनाव नेशनल लेवल का चुनाव होगा। विपक्ष के लिए भी एक तरफ नरेंद्र मोदी चाहे वो सिंदूर बांटने की बात करें या अपने घर में सिंदूर लगाएं और कल को घर घर पहुंचाएं सिंदूर का पौधे की बात कर रहा हूं, लेकिन सवाल जो हैं वो विदेशों में भी नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं और सवाल देश के अंदर भी पूछे जा रहे हैं। विदेश से जो बातें आ रही हैं वो यही, अब तो डेलीगेशंस भी वापस आ रहे हैं और डेलीगेशंस वापस आकर जो बयान दे रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, आपने देख लिया होगा। ओवैसी ने इंटरव्यू दिए कुछ लोगों को और वो भी आपने देखा होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन इन सब के बीच जब बात चुनाव की आएगी, बिहार चुनाव,
जिसके लिए रात दिन मतलब चुनाव, न सिर्फ बिहार चुनाव बल्कि रात दिन जिस चुनावी मोड में रहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनको इस बार बहुत मुश्किल होने वाला है। और ये तय है कि एक ही ब्रह्मास्त्र उनके पास है, चुनाव आयोग, जिसको केंद्रीय चुनाव आयोग या केचुआ भी कहते हैं, वही अगर बचा लिया तो बचा लिया। क्या यही माना जाए प्रोफेसर रविकांत जी? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ से पोल खुलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग में भी राजीव कुमार नहीं है इस बार। दूसरे तो ठीक है, दूसरे कुमार जो हैं, लेकिन फिर भी दबाव बहुत ज़्यादा है। और चुनाव आयोग का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, उस पर भी जुलाई में सुनवाई होनी है। ईवीएम का मसला अभी गया नहीं है, ईवीएम पे बात बहुत दूर तक जा चुकी है, वोटर लिस्ट पे बात बहुत दूर तक जा चुकी है, और बात ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो और निकल के आएंगी, जिसके बारे में बता रहे थे प्रशांत टंडन जी। विपक्ष बहुत मजबूती के साथ बिहार को फोकस कर रहा है। राहुल गांधी पिछले 5 महीने में 5 बार जा चुके हैं और कल फिर जा रहे हैं। इसके भी मायने समझने की ज़रूरत है। और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी परेशान हैं। लेकिन क्या सिंदूर का पौधा या सिंदूर या ऑपरेशन सिंदूर या बातें छिपाकर या तीसरे पक्ष को बीच में लाकर क्या नरेंद्र मोदी अपनी नैया पार लगा पाएंगे? प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, जो पौधा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में लगाया है, ये पौधा अगर अपने आंगन में लगाया होता तो उस पौधे के नीचे खेलने वाले बच्चे भी अब बड़े हो गए होते, और कम से कम मोदी जी अकेले नहीं होते, ये फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होती। घर परिवार काहे के लिए होता है, बच्चे काहे के लिए होते हैं, तो बच्चों को दुलारने का अंदाज भी उनको होता। वरना एक का कान पकड़ रहे थे, वो दूसरे को सिखा रहे थे कि सिक्का माथे पर लगा करके कैसे उसको गिराया जाता है। ये नहीं आता। संघ की शाखाओं में बच्चों को दुलारना नहीं सिखाया जाता है। वहां बच्चों को लाठियां पकड़ाना, त्रिशूल देना, तलवारें भांजना, नफरत करना, ये सब सिखाया जाता है। तो जिन शाखाओं में नफरत सिखाई जाती हो, उन शाखा से निकले हुए मोदी जी सिंदूर का पौधा लगा करके क्या हासिल करेंगे और इस देश को क्या देंगे? ये नाकाफी है और बेमानी है, दोनों ही चीज। लेकिन मोदी जी की तो असल लड़ाई सत्ता के लिए, ये वो जानते हैं कि सब बेमानी है। मुझे लगता है कई बार हम लोग भ्रम में होते हैं, मोदी जी भ्रम में नहीं है। मोदी जी को तो रात में सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है कि कहीं राहुल गांधी पकड़ करके खींच न दे, तो पूरी ट्रोल आर्मी लगी होती है राहुल गांधी के पीछे। अब जो स्थितियां बिहार में हैं, जो होने जा रहा है बिहार में, और मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि 2025 का साल बहुत मायने रखता है। ये वो साल है जब आरएसएस ने बहुत बड़े मंसूबे देखे, और दूसरी तरफ एक अकेला व्यक्ति ये मंसूबा रखता है कि इस धरती से आरएसएस के पांव पूरी तरीके से उखाड़ना है, खत्म करना है। जो काम नेहरू जी छोड़ गए, उन्होंने अपनी भलमनसाहत में, पटेल साहब ने तो कहा था कि ये मूर्खों का पूरा जमावड़ा है, लेकिन उन्होंने सोचा कि ठीक है सुधर जाएंगे। इंदिरा गांधी को भी यही लगा था, लेकिन ये धीरे धीरे भस्मासुर हो गए। तो अब किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। ये काम राहुल गांधी ने अपने हाथ में लिया है, और इसीलिए आप देखिएगा राजीव जी, सबसे ज्यादा बेचैनी कहां है? बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कम है, संघ के लोगों में ज्यादा है जी। आरएसएस को लेकर के सबसे ज्यादा गालियां कौन देता है? संघ से निकले हुए लोग, शाखाओं से निकले हुए लोग। उनको मालूम है कि ये छोड़ने वाला नहीं है। जिसको पप्पू कहा था वो अब क्या करने जा रहा है, क्या इस देश को बनाने जा रहा है।
और सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि जिन्हें हम गुलाम की नजर से देखते हैं, महिलाओं के बारे में आरएसएस का क्या नजरिया है, दलितों के बारे में क्या नजरिया है, पिछड़ों आदिवासियों के बारे में क्या नजरिया है। आदिवासियों के यहां आप शबरी और हनुमान के मंदिर स्थापित करके उन्हें ईसाइयों के खिलाफ लड़वाएंगे, उनके खिलाफ नफरत पैदा करेंगे, दलितों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाएंगे। राहुल गांधी ने बताया कि नहीं, तुम्हारी लड़ाई तो सामाजिक न्याय की है। जो डॉक्टर अंबेडकर छोड़ गए, जो मैसेज दे गए, जो रास्ता दे गए कि शिक्षा के जरिए, आरक्षण के जरिए, नौकरियों के जरिए आपको सामाजिक न्याय हासिल करना है, इस ट्रैक पर राहुल गांधी लेकर के आ रहे, तो आरएसएस का 100 साल का किया धरा सब समाप्त हो रहा है। अब आप जरा इस बात को देखिएगा, पिछले 8 साल के बाद जो 3 साल का समय है आखिरी का, इसका जरा अंतर देखिए, खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद। भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपको कितनी घटनाएं मिली हैं जिसमें किसी मुस्लिम को या किसी दलित को लिंच किया गया हो, जिसमें आम लोग शामिल, एक आध कोई हो तो हो, अदरवाइज आपको याद नहीं हो। अब कौन कर रहा है? जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो गोरक्षक हैं, जिन्हें सत्ता सीधे संरक्षित करती है। इन्हें आम हिंदुओं का कोई सहयोग प्राप्त नहीं है। एक बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूं कि आरएसएस ने जो 90-95 साल तक लोगों की आंखों में धूल झोंक करके नफरत पैदा की, आरएसएस की उस असलियत को एक अकेले आदमी ने खड़े होकर के समाप्त कर दिया। आप पिछले 2 साल को कम से कम देख लीजिए, बता दिया कि असली खेल क्या हो रहा है और लड़ाई असली क्या होनी चाहिए। नफरत नहीं, जोड़ने की बात, प्रेम की बात, मोहब्बत की दुकान, ये बात कौन लेकर के आया? जहां केवल नफरत की खेती की जा रही हो, वहां मोहब्बत की दुकान की बात करना ये राहुल गांधी ने सिखाया। आने वाले वक्त में जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो ये जो अक्षर हैं, ये जो शब्द हैं, कैसे दर्ज होंगे? ये समय का टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। ये बहुत हल्की शब्दावली नहीं है जो राहुल गांधी ने कहा। और आज वो चीजें दिख रही हैं कि लोग प्रेम से, मोहब्बत से, सौहार्द से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई, आर्थिक न्याय की लड़ाई, नौकरियों की लड़ाई, शिक्षा के लिए लड़ाई, मोहब्बत के लिए लड़ाई। संघर्ष हिंदू मुसलमान नफरत का नहीं होगा। संघर्ष ईसाइयों के खिलाफ नफरत का नहीं होगा। हम मिलकर जिस देश को बनाने निकले थे, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह के सपने को साकार करने के लिए निकले थे, उसको इन लोगों ने जमींदोज कर दिया। और केवल वही शब्दावली, वो एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने चैलेंज दिया था कि साहब 2 मिनट तक आप बिना पाकिस्तान मुसलमान कुछ 5-6 शब्द दिए थे, बिना इसके बोल करके दिखा दीजिए। इनके पास शब्दावली ही नहीं है। तो अब सिंदूर का आप पौधा लगाएं, माथे पर सिंदूर लगाएं, पोतले पूरे शरीर में, उससे प्रेम नहीं पैदा होता। आपकी नीयत क्या है, नैतिकता क्या है, आपकी सोच क्या है? ये देश उससे चलता है। देश तलवारों से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा। और मुझे नहीं लगता है कि मोदी जैसे भी 2-4 और आ जाए तो भी इस देश को ये मिटा नहीं सकते। और ये वक्त की, मैं समझता हूं कि इस समय की पैदाइश है राहुल गांधी, जो आज के राहुल गांधी, वो पिछले 10 साल पहले के राहुल गांधी नहीं। और ये वो राहुल गांधी है कि जो अकेले उस पूरे नफरत को, इसे शंकर ने पूरे गरल को पी लिया था ना, ये राहुल गांधी तो वो शंकर है। 32-33 मुकदमे, जो कहते हैं कि ये स्टार है मेरे लिए, मेरे कंधे पर, तो वो गरल पी करके आज, मगर मिथक में ही कहूं
तो शंकर बनकर के राजनीति करते राहुल गांधी, और फिर उसके आगे कोई नहीं टिकता है। और मुझे नहीं लगता कि नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को कहने वाले प्रधानमंत्री बिहार में सफल होंगे, क्योंकि इस देश की जनता अब समझ चुकी है, केवल सिस्टम बाकी है, और जिस दिन सिस्टम हटेगा उस दिन ये देश परिवर्तन दिखाएगा, और बड़ा परिवर्तन दिखाएगा। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। हमारे उन साथियों के लिए जिनको गरल का मतलब नहीं पता हो, उनको बता दूं, गरल का मतलब पॉइजन होता है, जहर होता है। और शंकर, भगवान शंकर का जिक्र कर रहे हैं यहाँ प्रोफेसर रविकांत जी। और राहुल गांधी के ऊपर जो 32, 33, 35 जो मुकदमे हैं उसका भी जिक्र यहाँ आ रहा है। तो राहुल गांधी कल रहेंगे उधर बिहार में, और बिहार से जो बातें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के बार बार बिहार जाने से, और उसके अलावा राहुल गांधी के जो साथी दल हैं, यानी कांग्रेस के जो साथी दल हैं वहाँ पे उनकी मजबूतियों से बीजेपी परेशान है। एनडीए वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी में है, क्योंकि एनडीए के ही कई दल जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। बिहार की अगर बात की जाए तो, जिस पे आगे और भी हम चर्चा करेंगे। जैसे आप देख लीजिए चिराग पासवान, वो खुद चुनाव लड़ने के लिए, और वो यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद छोड़कर और अपना सांसदी छोड़कर वो वहाँ बिहार पहुँचने की जुगत में हैं, और कह रहे हैं, अगर इसकी घोषणा वो कर चुके हैं तो सांसदी पहले छोड़ेंगे कि बाद में छोड़ेंगे ये देखा जाएगा, लेकिन कम से कम इतना तो ज़रूर है कि वो भी चाहते हैं कि बिहार में रहें। नीतीश बाबू भी चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री, अगर नौबत वैसी स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, तो वही बने। बीजेपी चाहती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, तो खींचतान एनडीए में। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो एक नई रणनीतियों के साथ वहाँ चुनाव लड़ने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से अंदर खाने चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ईवीएम पर भी अब एकजुट और इस बार नहीं छोड़ना है वो दिखाई दे रहा है। मायावती का भी आज बयान आया है। सुबह सुबह मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें उन्होंने ये ईवीएम को लेकर जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के नज़र आती हैं। लेकिन मायावती हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे शिरोमणि अकाली दल हों, इन लोगों पे, इन पार्टियों पर बहुत खुलकर भरोसा अभी भी नहीं होता है। आने वाले समय में होगा तो देखा जाएगा। प्रफुल्ल जी, आपसे ज़रा समझूं, एक तरफ विपक्ष, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष, और इन सब के बीच सियासत ज़ोरदार, और उसमें अगर ऐसी दुर्घटनाएं हो जाएं तो फिर आपस में खींचतान। ये नहीं कि उन लोगों के प्रति, उन परिवारों के प्रति, या ऐसा ना हो इसके प्रति। कोरोना काल याद कीजिए ना आप, कितने लोग मारे गए, आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कुछ और कहता है, हमारा देश कुछ और कहता है। हम लोग उसी दौर में पत्रकारिता भी कर रहे थे, बीमारियों से जूझ भी रहे थे, उसके बाद भी हम लोगों के आंकड़े कुछ और कहते हैं। चलिए छोड़ दीजिए हमारे आंकड़े, लेकिन उसके बाद क्या, आंकड़ों पे न जाएं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या हम उससे सबक ले पाए? नहीं ले पाए। एम्बुलेंस नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, और इसीलिए तो ऐसी जब घटना घटती है तो तकलीफ होती है। क्लोजिंग कमेंट आपसे। जी, एम्बुलेंस आपने ठीक ही उस बीमारी की याद दिला दी। उस समय में तो बिहार में राजीव प्रताप रूडी के यहाँ उनके कब्जे में बहुत सारे एम्बुलेंस पाए गए थे, और एम्बुलेंस लोगों के ध्यान में होगा, और किस प्रकार से एम्बुलेंस का ये विपदा में अवसर खोजने वाले, आपदा में अवसर खोजने वाले लोग जब अवसर खो जाता है तो आपदा को पैदा करने में भी नहीं हिचकते हैं। निश्चित रूप से बिहार की राजनीति इस बार बदली हुई फिजा में होगी, और राहुल गांधी जिस प्रकार से इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, और वहाँ आरजेडी ने जितना धैर्य के साथ उनके अपने परिवार के तूफान को भी संभालते हुए, तूफान कहने का मतलब जो परिवार में उठा पटक है उसको भी संभालते हुए जिस प्रकार से मैदान में डटे हुए हैं, और जो भीतर भीतर एकदम साइलेंट पावर की तरह लेफ्ट का वहाँ पर कमिटमेंट है इनके प्रति, वो तमाम मिला करके ऐसी स्थिति जरूर उत्पन्न है वहाँ पर कि एक नया चुनावी समीकरण तो आएगा ही। और जब आप ईवीएम की भी बात कह रहे थे, ईवीएम के बारे में अगर कोई फैसला होता है, और वह फैसला अगर इस तरह का होता है कि चुनाव में धांधली को रोका जा सके, या मतदाता सूची जो है उसमें नाजायज बदलाव न किया जा सके, तो निश्चित रूप से इसके जो परिणाम होंगे
वो पूरे देश में जाएंगे और 2026 के जो चुनाव हैं उसकी भी रेखाएं बिहार चुनाव परिणाम से लगभग तय हो जाएंगी। इसलिए बिहार का चुनाव परिणाम काफी महत्वपूर्ण होगा और बिल्कुल सही बात है कि आने वाले दिनों में उसकी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जानी चाहिए, की जाती रहेगी और हम सबों को उम्मीद है कि कुछ न कुछ तो बेहतर होगा। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, अमलेंदु जी, प्रशांत जी, प्रोफेसर रविकांत जी, समीर जी और प्रफुल्ल जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। विजय कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं अत्यंत अद्भुत, दुर्लभ और साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया आज रमाकांत प्रोफेसर रविकांत जी ने, परिष्कृत हिंदी का प्रयोग किया। वैचारिक